दूरदर्शन हिमाचल पर योग और जीवन कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो योग हम सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम इसके महत्व को कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज मस्तिष्क, मन और मैं कहूँ कि शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए योग की जो भूमिका है हम सभी के लिए अहम है। ऐसे में रोज़मर्रा किए जाने वाले कौन से योगासन हैं, इसके बारे में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियोज़ में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश दत्त शर्मा जी। इनके बारे में बताना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आप बतौर योग प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से राजनयिक के समकक्ष पद पर भी योग विशेषज्ञ के रूप में 5 वर्ष तक इन्होंने योग का अध्यापन और प्रसार किया है। और विश्वविद्यालय में योगाध्यक्ष और रजिस्ट्रार भी ये रहे हैं एवं डीन एकेडमिक्स भी रहे हैं। इसके अलावा अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। आज योग हम सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग रह गया है और ख़ास तौर पर योग और चिकित्सा पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं योग अपनी एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। सर, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर हम योग के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में काइंडली हमें थोड़ा बताएं। धन्यवाद भानुप्रिया जी कि आज हम शिमला दूरदर्शन के माध्यम से योग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने योग के बारे पूछा कि इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, तो इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ऋषियों और मुनियों की दी हुई ये एक ऐसी देन है जो सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व मानव जाति और जीव जाति के कल्याण के हेतु ये दी गई है। जहाँ तक हमारे प्राचीन ऋषि और मुनि तंद्राओं में और गुफाओं में बैठ कर के जिन्होंने गहन अध्ययन किया, गहन तपस्या की, उसके बाद जब वो पुनः समाज में लौटे तो उन्होंने कहा कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अगर स्वयं की प्राप्ति करनी है, अगर आत्मदर्शन करना है तो उस ज्ञान को अपने विचार और व्यवहार में ढालना होगा, लाना होगा और प्रायोगिक उसके प्रति हमें सजग होना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने एक नई विधा का जो था वो प्रचार और प्रसार किया और उसकी खोज भी की, जिसको कि आज हम योग कहते हैं। जैसे गीता में भी कहा गया है, 4थे अध्याय के अंदर योग की बात की गई है। यूँ तो गीता में हर श्लोक जो है, हर वाक्य जो है वो योग की बात करता है। और अन्य जितने हमारे उपनिषद हैं, हमारी जितनी भी आरण्यक हैं या ब्राह्मण ग्रंथ हैं या पुराण हैं या स्मृतियाँ हैं, इन सब में योग भरा हुआ पड़ा है। चलो ये बात तो यहाँ की रही, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो अमेरिका के अंदर एक कोलंबिया नाम की जगह है। कोलंबिया एक देश है। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, जिसको जाना जाता है आज भी पूरे विश्व के अंदर प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन के नाम से। प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन के उसके साक्ष्य आज भी हमें वहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने खुद जा कर के देखा है। जब वहाँ के लोग मुझे ले गए तो उन्होंने कहा, देखो ये शिलालेख पड़े हुए हैं, इन शिलालेखों में आप पहचानो क्या है। तो मैं हैरान हो गया कि उस प्री कोलंबियन कल्चर या प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन के समय भी उस स्थान के ऊपर, इस धरा के उस स्थान के ऊपर भी, यानी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके अंदर भी योग किया जाता था, क्योंकि उन शिलालेखों के अंदर हमारे हठ योग के जो आसन हैं वो अंकित हुए हैं, उनको खुदाया गया है उनके ऊपर, जिनको देख करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योग वहाँ पर भी प्रचलित था। इसके बाद अगर हम बुद्धिस्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट कल्चर से पहले भी एक बोनपो कल्चर आया था, जो कि हमारे वेस्टर्न हिमालयाज़ में, जहाँ ताबो मोनेस्ट्री हमारी है आजकल, तो वहाँ पर बोनपो कल्चर की जब मैंने शिलालेख देखे
वहाँ पर भी ऊपर से जो चट्टानें खिसक करके नीचे आकर के रुक गई हैं। तो एक बार जब मैं विदेशियों के साथ वहाँ भ्रमण कर रहा था तो मुझे कुछ दिखाई दिया, तो मैंने विदेशी को कहा अपनी जरा मुझे दूरबीन दे दीजिए, मैं इसमें ढूंढना चाहता हूँ क्या है। तो उसमें मुझे पद्मासन भी मिला, उसमें मुझे सूर्य नमस्कार भी मिला और उसमें मुझे जो है भुजंगासन भी मिला। यानी कि बुद्धिस्ट कल्चर से पहले भी वो हमारा योग प्रचलित था। तो योग आज की विधा नहीं है, ये युग युगांतरों से है और इसका श्रेय जो है वो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को जाता है। बहुत खूब, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन वहीं पर दर्शकों को मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि हम आज विभिन्न योगासन के बारे में बात करेंगे जो कि हम दैनिक दिनचर्या में कर सकते हैं। और इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटर जो कि हैं ईशान चौहान जी। ये हमारी मदद करेंगे कि किस तरीके से आसन को प्रॉपर वे से किया जाए, स्टेप बाय स्टेप। तो हम धीरे धीरे आसन पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि एक आम व्यक्ति के लिए योगासन या योगा क्यों ज़रूरी है? मेरा मानना है जी कि योगासन और योग की विभिन्न विधियां जो हैं जी वो हम सभी के लिए, चाहे हम किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारी प्राचीन पद्धति है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एक बहुत महान संदेश देती है। लेकिन आजकल योग एक तरह का थोड़ा सा फैशन भी बनता जा रहा है। लेकिन योग करने से पहले, जैसे महर्षि पतंजलि जिन्होंने सबसे पहले योग का ग्रंथ लिखा जिसको हम पतंजल योग सूत्र कहते हैं, उसमें उन्होंने कहा अथ योग अनुशासनम। अगर हमारा अनुशासन नहीं है, हम अगर अनुशासित जीवन नहीं जी रहे हैं, तो योग के चाहे आप जितने मर्जी आसन कर लो, योग के जितने मर्जी प्राणायाम कर लो, योग की जितनी मर्जी जो मुद्राओं की विधाएं हैं वो कर लो, वो सारी की सारी जो हैं वो बेकार हो जाएंगी। इसलिए एक आम व्यक्ति के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो पतंजलि अथ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसके ऊपर उसको टिकना होगा, उसके ऊपर उसको एकाग्रचित होना होगा कि अथ का मतलब क्या है। अथ का मतलब अब हुआ, अब हम योग प्रारंभ करते हैं, लेकिन अब से पहले क्या है। तो अब से पहले, योग करने से पहले हमें अपना आचार विचार व्यवहार ये सब सुधारने होंगे, क्योंकि आजकल जो है हम बहुत इस जीवन की ये जो दौड़ भाग है उसमें हम इंस्टेंट फूड खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, तो जो रेडीमेड खाना खा रहे हैं, उससे अगर हम आसन भी करेंगे प्राणायाम करेंगे तो वो सारे निरर्थक हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम अपना जीवन सात्विक और साधारण व्यतीत करें। जो व्यक्ति सात्विक और साधारण जीवन व्यतीत करने की कला को सीख लेता है, उसमें करना कुछ नहीं है, लेकिन बिल्कुल अपने आप में रम जाना है सात्विकता के ऊपर, साधारण जीवन के ऊपर। उसके पास योग की जितनी भी विभूतियाँ हैं, अनुभूतियाँ हैं, वो अपने आप ही निष्पादन उनका अपने आप अंदर होता रहेगा। लेकिन फिर भी आपने चर्चा की है, तो सबसे पहले तो जैसे ही हम बिस्तर छोड़ते हैं या शाम को जब हम बिस्तर पे जाते हैं, तो एकदम बिस्तर से उठना नहीं है और एकदम बिस्तर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बिस्तर को भी ऐसा माना गया है जो कि रात्रि काल के अंदर हमारा सुरक्षा और रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इसलिए उसका भी नमन होना चाहिए, उसका भी मान होना चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। तो जैसे ही हम रात को सोते हैं, बिस्तर के ऊपर बैठते हैं, तो एकदम से हमने बिस्तर के ऊपर लेटना नहीं है, रजाई कंबल चद्दर नहीं लेना है एकदम से। पहले तो उस बिस्तर को प्रणाम करना है, क्योंकि यही हमारी मानसिकता को बदलेगी, यही हमारे मानवीय मूल्यों को बदलेगी। और उसके पश्चात जो है वो हमने कुछ देर, जैसे ईशान जी सुखासन में बैठे हुए हैं, इसी प्रकार से सुखासन में बैठ करके आंखें बंद करके थोड़ा सा जीवन के प्रति थोड़ा सा मूल्यांकन करना है उस दिन के जीवन का, कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, या कल मेरी प्रतिबद्धता क्या रहेगी, उसके बारे चर्चा होगी। तो अच्छी बात है, क्योंकि इस आसन में, सुखासन में जब हम बैठेंगे तो उस समय
हमारा श्वास अपने आप नियंत्रित हो जाएगा, हमारा जो है वो नियंत्रण अपने आप, गहन श्वसन प्रक्रिया अपने आप चलने लगेगी। भोजन जो हमने किया हुआ है उसके अंदर जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी हमारा बायोमैकेनिक्स ऑफ द बॉडी है, वो भी एकदम शांत होकर के अपना अपना कार्य जो है वो करने लगेंगे। और यही सुखासन जब हम सुबह उठने से पहले, बिस्तर छोड़ने से पहले भी अगर करेंगे तो उस समय रात्रि समय में क्या अनुभव हुआ है या आज का दिन मेरा कैसा व्यतीत होने वाला है, उसके प्रति जो है वो हमें फिर उस बिस्तर को प्रणाम करना है कि आज रात्रि को आपने मुझे विश्राम दिया है, मुझे रिचार्ज कर दिया है, तो मैं अपना काम जो है वो बिल्कुल ठीक करना है। और उसके पश्चात जब ये आसन हमारा छूट गया तो सबसे पहले उठ करके ज़मीन पैर रखने से पहले भूमि माता का वंदन करना है, बिस्तर को फोल्ड करना है, ठीक ढंग से उसकी सफाई करनी है, उसके बाद आप नित्य कर्म में जा सकते हैं। बहुत खूब और बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक आपने अभी तक हमें बताया है। हम धीरे धीरे योगासन की तरफ भी आएंगे। वैसे योगासन के जो है अलग अलग अवस्थाएं हैं, मुद्राएं हैं, तो उनके बारे में काइंडली हमें थोड़ा बताएं ताकि सीक्वेंस वाइज जो है हम दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है ये योगासन कैसे किए जाएं और कौन कौन से हैं, इसके बारे में दर्शकों को बता सकें। सबसे पहले तो मैं योगासन शब्द क्या है जी, ये दो शब्द हैं, योग प्लस आसन। जी, योग का मतलब स्वयं से जुड़ना या संपूर्ण जीव जाति के साथ जुड़ना, संपूर्ण वनस्पतियों के साथ जुड़ना। और दूसरा आसन का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर की परिस्थिति इस समय चल रही है उसको और ज़्यादा आसान बना देना आसन है। तो वो तो व्यक्ति जो है वो अपने आप उसको पता होता मेरे शरीर की परिस्थिति क्या चल रही है, वैसे तो उसको उसी हिसाब से आसनों का अभ्यास जो है वो करना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी जैसे पहले सुखासन किया तो उसके बाद हमें जो है वो वज्रासन करना होगा। जी, क्योंकि वज्रासन जो है वो ईशान जी कर रहे हैं अभी। वज्रासन का अभ्यास हमको धीरे धीरे जो है वो दोनों घुटनों को मोड़ करके एड़ियों को के ऊपर बैठना है और एड़ियों को थोड़ा खोलना है, स्टूल बनाना है, पंजे जो है वो ज़मीन के ऊपर रहेंगे, धड़ बिल्कुल सीधा रहेगा, समम काय शिरोग्रीवा की स्थिति जो है वो बनी हुई रहेगी। तो इससे क्या होता है, ये भी एक ध्यानात्मक आसन है, ध्यान की प्रक्रिया का आसन है। और इसमें पेट की जो हमारी मांसपेशियां हैं वो ऊपर की ओर जो हैं वो उठती हैं, जिससे कि हमारा लूज टेंडेंसी ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो थम जाती हैं। और ये एक ऐसा आसन है जिसके करने से जो है वो हमें अनेक प्रकार के जो है लगभग ये संपूर्ण एक आसन है। ऐसा भी कहते हैं, कबीर जी ने भी कहा है, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। अगर इस ही आसन को हम कर लेंगे, इसकी ही साधना कर लेंगे तो अन्य आसनों का अभ्यास जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कई लोग इसको भी नहीं कर पाते हैं, कईयों को दर्दें रहती हैं, तो वो सुखासन कर सकते हैं। और जिनका बिल्कुल ठीक ठाक है, फ्लेक्सिबल बॉडी है, लचीलापन है उनमें, तो वो पद्मासन कर सकते हैं। तो इसके बाद का जो दूसरा आसन आता है इसको भी हम ध्यानात्मक आसन कहते हैं। तो ये ध्यान की प्रक्रिया, क्योंकि व्यक्ति जितना ध्यान में डूब करके आसन को करता है उतना ही वो विचार में भी डूब जाता है, स्वयं से भी जुड़ने लगता है और स्वयं के बारे में उसको जागृति भी होने लगती है। तो ये पद्मासन जो है ये कमल की तरह है, ये भी लाइट बना देता है। और ये आगे चल करके जो हमारा अध्यात्म की साधना जो आती है, स्पिरिचुअल वेलनेस जो आएगी, वो इस आसन के माध्यम से आएगी। ईशान जी अभी पद्मासन कर रहे हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगी साथ साथ में कि कोई भी आसन जो है वो कितनी देर तक करना चाहिए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने जो है वो ये जानकारी लेने की कोशिश की है। एक्चुअली इस आसन को करने से पहले हमें एक तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना होगा। और आसन कितनी देर करना चाहिए ये आपने पूछा है महत्वपूर्ण प्रश्न। जी। हमारे शरीर की सहन शक्ति कितनी है, हमारे शरीर की सहनशीलता कितनी है, जी। हमारे पास समय कितना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास समय है तो आप लंबे समय के लिए कर सकते हैं, अगर 5 मिनट का समय है
तो 5 मिनट में उसको आप जो है वो थोड़ा सा उसका मॉड्यूल बना सकते हैं। अच्छा। अगर आपके शरीर में पेन होने लग पड़ती है, पसीना बहुत आने लग पड़ता है उस आसन को करते हुए, तो एकदम से हमको वापस आना होगा। तो इसलिए ये निर्भर करता है व्यक्ति की जिज्ञासा के ऊपर और व्यक्ति के शारीरिक जो उसका एक पौरुषत्व का उसके अंदर जो एक तत्व मौजूद है और उसके अंदर जो सहन शक्ति है और उसके अंदर जो सहनशीलता है, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि कितनी देर करना है जी। लेकिन जब तक पसीना ना आए, जब तक कहीं कोई दर्द ना होने लगे, तब तक, और अगर हमारे पास समय है तो हम उसको लंबा भी ले जा सकते हैं, उससे बार बार प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी जो है हम चर्चा कर रहे हैं बैठकर किए जाने वाले आसन के लिए। तो अभी ये वज्रासन के बाद ऐसा कौन सा आसन है जो कि इजीली हम कर सकते हैं अपनी डे रूटीन लाइफ में? हाँ, वज्रासन के अलावा जो बैठ कर के किया जाने वाला या पद्मासन के ऊपर बैठ कर के जो किया जाने वाला आसन है वो है शशांकासन। अच्छा। ये शशांकासन जो है इसको भी हम पहले वज्रासन में बैठते हैं और वज्रासन में बैठने के पश्चात हम माथे को ज़मीन से लगाते हैं, बाजुओं को ऊपर उठाते हुए ज़मीन के ऊपर लाते हैं और जितना हम आगे तक खींच सकें उतना हम बाजुओं को आगे, हाथों को खींचते हैं जैसे कोई हमारे हाथों को खींच रहा है। और हमारा जो बॉटम्स है या हमारे जो नितंब हैं, हमारे जो हिप्स हैं, वो बिल्कुल एड़ियों के साथ लगे रहने चाहिए। और इसमें आप लंबा गहरा श्वास जो है वो ले सकते हैं कि उसमें पेट हमारा दबता है, पेट का मसाज होता है और हमारे जितने भी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें लीवर आता है, जिसमें हमारी किडनीज आती हैं, जिसमें हमारे लंग्स आते हैं, जिसमें हमारा हार्ट आता है, इन सब का एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर होता है। कहीं ना कहीं पर योगासन करते करते इनडायरेक्टली हम चिकित्सा पद्धति को भी फॉलो करते चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं बढ़ती उम्र के साथ में, जैसे हाइपरटेंशन है और शुगर है, ब्लड प्रेशर है। क्या इसके लिए कोई आसन ऐसे हैं जो कि किए जा सकते हैं जिससे इनका निदान हो? ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ तो आती ही है जी, लेकिन मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा जी, महिलाओं के प्रति, जी, क्योंकि महिलाओं में टेंशन बहुत आती है, स्ट्रेस लेवल बहुत रहता है। हाँ जी। और विशेष रूप से पोस्ट और प्री जो उनका पीरियड का साइकिल होता है जी, उसमें भी कई बार उनको चिंता होती है और उनका स्ट्रेस लेवल हाई होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। जी, जी। और उसके बाद उनका जो है वो जब वो गर्भवती होती हैं तो उस वक्त भी उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ता है, क्योंकि बॉडी मैकेनिक्स उनके अंदर हार्मोन्स वगैरह में परिवर्तन आता है। तो मैं सबसे पहले तो उन महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रेस उनका किसी भी कारण हुआ, चाहे पीरियड्स के माध्यम से हुआ के कारण हुआ है या गर्भावस्था के कारण हुआ है, उनको एक आसन नित्य प्रति करना है और उस आसन का नाम है उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन जो है जी, अगर जो महिला नित्य प्रति इसको करती है, और ये एक ऐसा आसन है जिसको कि ड्यूरिंग पीरियड्स भी किया जा सकता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी किया सकता है, इवन टिल टू द लेबर पेन्स। तो इससे उनका, और इवन उनकी जो एक कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज होती हैं वो भी नॉर्मल होती हैं, और कॉम्प्लिकेटेड उनका जो साइकिल हो जाता है कई बार पेनफुल हो जाता है, रुक रुक के होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो से होता है, कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं, उन सब को ठीक करने के लिए ये हमारा उत्तान मंडूकासन महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पुरुषों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ता है उतना ही हमारा जो है वो ब्रीदिंग सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि जब भी कोई बीमारी लगती है तो सबसे पहला अटैक जो उसका होता है वो अटैक होता है हमारे श्वसन क्रियाओं के ऊपर। हमारा श्वसन प्रक्रिया ही एक ऐसा संदेश दे देती है कि हम बीमार पड़ने वाले हैं या अंदर कोई बीमारी हमें लगने वाली है या पनप रही है। तो उनके लिए भी ये आसन जो है ये बहुत अच्छा है। जिनका हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, किसी को स्टेंट पड़ा हुआ है, उनके लिए भी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत साधारण है, बहुत आसान है। और अगर कोई मान लो बढ़ती उम्र के साथ इस आसन में बैठ करके नहीं कर सकते हैं तो इन
बाजुओं की जो स्थिति है वो ऐसा रख सकते हैं, सुखासन में भी इसको कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो महिलाओं वाली बात है उनको इसी में करना होगा, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था जिसमें वो युवा होती हैं। और इसके पश्चात जो है वो ये टेंशन और स्ट्रेस के लिए जो है एक मुद्रा आती है जिसको हम नभो मुद्रा कहते हैं। तो नभो मुद्रा का अभ्यास जो है वो भी हमको नित्य प्रति करना होगा। और बढ़ती उम्र के साथ कईयों की जो है वो आई साइट कमज़ोर होने लग पड़ती है, वात पित्त कफ के जो प्रॉब्लम्स है वो आने लग पड़ती हैं, नींद इंसोम्निया की प्रॉब्लम आने लग पड़ती है, अपच की प्रॉब्लम आने लग पड़ती है, कोष्ठबद्धता हो जाती है। तो ये जो नभो मुद्रा है जिसमें कि हम दोनों आँखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ करके अपने दोनों भौं के बीच में देख रहे हैं, जीवा हमारी ऊपर तालू के साथ लगी है और ये तब तक लगी रहेगी, ये क्रिया तब तक होगी जब तक कि तालू से एक अमृत का पानी जो है वो टपकने नहीं लगेगा। जैसे ही वो अमृत टपकने लगेगा वैसे ही वो इट विल बिहेव लाइक ए अमृत। और ये हमारे सारे जितने भी अंदर डिफॉर्मिटीज़ हैं, जितनी भी स्लगिशनेसेस हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितना भी मल है, उसका सारे का सारा ये शोधन कर देंगे। दर्शकों को एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ जीवन के लिए कौन कौन से दैनिक योगासन हैं जो कि हम कर सकते हैं और जो कि हमें करने चाहिए अगर हम स्वस्थ शरीर, मन और मस्तिष्क चाहते हैं। तो इसके अलावा अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि योगासन करने की सही उम्र क्या है, मतलब कब से स्टार्टिंग कर सकते हैं और किस एज तक सेफली हमें योगासन करने चाहिए। ठीक है, इसके लिए तो एज की कोई बाध्यता नहीं है। अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे या हमारे उपनिषद की कहानियाँ पढ़ेंगे या रामायण महाभारत की हम कहानियाँ पढ़ेंगे तो उसमें तो बच्चे योग की प्रक्रियाओं का ज्ञान गर्भ में ही सीख जाते थे। लवकुश का भी ऐसा हुआ, प्रहलाद का भी ऐसा हुआ, ध्रुव के साथ भी ऐसा हुआ। ऐसा अनेक प्रकार की चर्चाएं जो हैं हमें जो है दृष्टांत जो है वो उन ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन आज की इस ज़िंदगी में अगर हम ये कहें, क्योंकि आज हमारे जीवन शैली बदल चुकी हुई है, हमारा खान पान बदल चुका हुआ है, तो अभी बच्चे जब विकसित एज में होते हैं तो यूँ तो बच्चा जैसे ही समझने लगता है उसके साथ अगर हम कुछ प्रक्रियाएं करेंगे तो वो इमिटेट करेगा, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना करे। तो उसके लिए जो है हमें 9 वर्ष की उम्र से योग अभ्यास कर देना चाहिए प्रारंभ। और जब तक कर सकते हैं, जीवेम शरदः शतम, कहते हैं कि अगर 100 साल का जीवन जीना है तो योग करो। अच्छा, अभी हम जानना चाहेंगे खड़े होकर के किए जाने वाले आसन, क्योंकि धीरे धीरे हम जो है बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो खास कोई आसन जो कि हम इससे एक दो आसन हम खड़े होकर करते हैं, फिर 2-1 आसन लेट के करते हैं, पीठ के बल पेट के बल। तो सबसे पहले खड़े होकर के करते हैं। खड़े होकर के भी हम प्रार्थना आसन जो है, क्योंकि युवावस्था में, किशोरावस्था में या यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था का जो प्रारंभिक काल होता है उसमें भी हम इतने सजग नहीं होते हैं बीमारी के प्रति, क्योंकि हम काम में हैं, हम काम करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ताकि हमारी आजीविका ठीक चले, हम अपना सोशल ओब्लिगेशंस में रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहें, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें प्राण के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। तो उसके लिए प्राण जो है वो प्रार्थना आसन जो है ये करना बहुत ज़रूरी है। लंबे गहरे श्वास और हृदय के ऊपर ध्यान, आत्मा का जो स्थान बतलाया गया है उसके ऊपर ध्यान, लंबे गहरे श्वास और बिल्कुल शरीर संतुलन में, बिल्कुल ना हिले ना डुले, और अपने इष्ट देवता का, इष्ट गुरु का यहाँ पर ध्यान जो है वो किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो आसन है जो बहुत बढ़िया है वो है अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में भी हमारी कमर लचीली बनेगी और कमर के अंदर सुबह सुबह कई बार अकड़न हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में अकड़न हो जाती है, तो उसके लिए ये अर्धचंद्रासन जो है वो ठीक रहता है। तो इस अर्धचंद्रासन को भी हमें ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का, जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं उसी प्रकार से हम अपनी रीढ़ की हड्डी को कम से कम
जब रोटेशन उसमें होती है तो निचोड़ने का काम भी ये करती है। ठीक है सर, अब एक आसन कर लेते हैं हम, वो जो पेट के बल वाला आसन है, क्योंकि योगा के बारे में तो हम जितना ज़्यादा विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे उतना चर्चा लंबी होती जाएगी। तो अब काइंडली हमें पेट के बल कौन से आसन किए जाते हैं? हाँ, एक जो है वो हम पेट के बल करते हैं। पेट के बल लेटें और पेट के बल लेट करके हमें जो सबसे आसान आसन है वो है अर्धभुजंग आसन। अर्धभुजंग आसन जो है ये भी सारे आसनों को जितने भी पेट के बल किए जाते हैं उनका एक तरह का समायोजन है, उनका एक तरह का जो है वो मिश्रण है। ये इसमें हम इस प्रकार से लेट करके, जैसे ईशान जी इस प्रकार पेट के बल लेटे हुए हैं, इसमें भी हम लंबे गहरे श्वास लेते हैं। कोहनियाँ दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं और आगे तक जितना कोहनियों को खींच सकते हैं उतना खींचे, उतनी ही गर्दन हमारी पीछे जाएगी। इससे हमारे उदर के जितने विकार होते हैं, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक है या वात पित्त कफ के विकार हैं, वो सब दूर होते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस है, हाइपो या हाइपरथायराइड है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है, बैक एक है, चाहे वो लोअर बैक है चाहे मिडिल बैक है, वो सारे की सारी जो है वो ठीक होते हैं और फिर वापस आ गए। जी, तो आखिरी 1 मिनट हमारे पास बाकी है। तो अभी हमने ये तमाम आसन जाने आपसे और आज योगासन की महत्ता के बारे में आपसे जाना है। तो पीठ के बल किए जाने वाले आसन में जो सबसे खास आसन रहता है वो शव आसन रहता है। और आपसे मैं ऐसे ही जानना चाहूँगी थोड़ा जल्दी। शव आसन तो रहता ही है। शव आसन और मकरासन दो ऐसे ध्यानात्मक आसन हैं जिनके माध्यम से हम अपने पूरे शरीर को शिथिल कर सकते हैं। पूरे शरीर को जिस प्रकार हम टेलीफोन को रिचार्ज करते हैं उसी प्रकार पूरी बॉडी मैकेनिक्स को जो है उसको हम रिचार्ज करते हैं। और इसके साथ जो है जो हम एक पवन मुक्त आसन भी उसमें कर सकते हैं पीठ के बल लेट करके जो है, तो उससे जो है वो बहुत बुजुर्गों के लिए तो वो बहुत ही अच्छा है। आपसे आप यहाँ पर आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को ज़रूर अपनाएं और देखते रहें दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।